है, वो जाति की बात कर रहे हैं सर, क्या करें? जाति गणना। देखिए, जाति जाति जनगणना जो है ना, एक मुद्दा है। और आप जानते हैं कि बिहार में जाति जनगणना यहाँ कराया भी गया है। और केंद्र सरकार जो भी वहाँ जब संसद चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को बार बार उठाया जाता रहा है। तो सवाल देखिए, देश में कोई भी व्यक्ति, हम हैं आप हैं, जितने भी लोग हैं, कोई जब यहाँ पैदा लेता है तो किसी को नहीं पता होता है कि हम किस घर में पैदा ले रहे हैं, किस समाज में पैदा ले रहे हैं। न तो भगवान के यहाँ कोई दरख्वास्त लगा के आता है। ये तो अपने यहाँ की जो व्यवस्था है ये सदियों से, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। और एक अपने यहाँ जो जाति है वो एक सच्चाई है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बात है कि जब आप शहरों में चले जाते हैं फिर बहुत जगहों पर लोग अंतर जातीय विवाह कर लेते हैं, अंतर धर्म विवाह कर लेते हैं, अंतर संप्रदाय विवाह कर लेते हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि वहाँ जाति आपको वैसे नहीं दिखेगी जो कि सामान्य रूप से जाति दिखती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भाई पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो बात कहा है उसमें दम तो है ही कि भाई आप अपनी जाति क्या बताइए। जो इस बात को उठाते हैं वो अपनी जाति के बारे में क्या कहें। देखिए, आखिर एक बात और आई, आखिर ये पूरा का पूरा जो जातीय जनगणना कराने की बात है, इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो हमारा समाज, हमारा देश इतनी जातियों में बटा हुआ है, उनकी अपनी अपनी आबादी है। तो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उनमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये मोटा मोटी समझिए कि। और आप देश में आज देखिए ना कि आज तो कोई जाति ही नहीं है जी जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ, सभी जातियों को आरक्षण मिला। और आप ये क्यों इस बात को जानना चाहते हैं? इसलिए जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि भाई उसके आधार पर कोई नीति बनाई जाएगी। एक बात आप जान लीजिए, इस देश में जितने भी नागरिक हैं वो सब भारत के संविधान के तहत नागरिक हैं। और कहीं भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद के माने कोई भेद नहीं किया जाता। तो इसलिए इस मुद्दे को जो एक दूसरा रंग दिया जाता है ना, वो उचित नहीं है। आपके पास डेटा है, आप जानते हैं कि 1931 तक जातीय जनगणना कराई गई। अच्छा, जिसकी चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, तो भाई आप देखिए कि 2011 में जब सेंसस हुआ था उस समय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी हुआ था। तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आपने किया था, उसको जारी भी नहीं किया। ज़रूरत किस बात की? इस समाज में भाई जितने भी हमारे लोग हैं, कहीं न कहीं किसी चीज़ों में जो उनका एक स्थान है, सामाजिक स्थान, सबों के बीच एक सामाजिक सद्भाव रहना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द रहना चाहिए, सब में भाईचारा रहना चाहिए। और सब लोगों के विकास के लिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी नीतियाँ बननी चाहिए। इससे सबका विकास इस देश में हो सके। और इसीलिए देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं ना जिस पर बहुत डिबेट की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी लोगों का विकास, कोई विकास की उससे छूट ना जाए। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ, तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब बिहार में जातीय जनगणना कराई गई है, 215 जातियों का वर्गीकरण। भाई कहा जाता है कि भाई इसलिए है कि सबका जो है उसमें भागीदारी सुनिश्चित रहे। आप मुझे बताइए कि बिहार के 40 सांसद हैं, 215 जातियां हैं जी। आप कैसे 40 सांसद पर 215 जातियों को समायोजित करेंगे? विधानसभा में 243 सीट है, 215 जातियां हैं, क्या कर पाएंगे? क्या ये संभव नहीं है। भाई आपके पास डेटा चाहिए जिससे कि भाई कोई भी समाज को ये ना लगे कि भाई जो विकास की जो कार्रवाई हो रही, जो भी काम चल रहा है उसमें वो पीछे पड़ जाए। लेकिन इसको बहुत दूर देने की आवश्यकता है। देखिए, समाज में लोग जुड़े कैसे, जोड़ने का काम ज़्यादा होना चाहिए। विभाजित करने का काम जितना कम हो ना उतना अच्छा है। देखिए, इसके 2-3 पहलू।
सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो केंद्र में सरकार है अपनी एनडीए की और बिहार में जो एनडीए की सरकार है, तो आपने देखा है कि अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस है। मतलब किसी भी अपराधी को सरकार की तरफ से कोई बचाव नहीं किया जाता है, किसी अपराधी को बचाया नहीं जाता। अपराध की घटनाएं होती हैं, सरकार सख्ती से पेश आती है। और जो लोग इस बात को कहते हैं अपराध के बारे में, तो ज़रा याद करिए पहले ये बिहार क्यों बदनाम? यहाँ जातीय नरसंहार होते थे, यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते थे। तो कम से कम 2005 के बाद आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में यहाँ सरकार जो बनी है, तो कम से कम जो ये इस प्रकार के जो मास जो वायलेंस होते थे, जातीय जो हिंसाएं होती थी, जितना जो है सांप्रदायिक दंगे होते थे, वो सब तो नहीं है। हाँ भाई, आज जो बिहार है इसकी आबादी 13.5 करोड़ है। अपराध की घटनाएं घटती हैं और कोई भी अपराधी घटना है वो हटनी नहीं चाहिए। वो समाज के लिए और सरकार के लिए चुनौती होती है और सरकार इस चुनौती को निपटने के लिए तैयार रहती है। आप देखिए जो भी हमारा पुलिस प्रशासन है, सरकार का क्या काम है? उनको उस सारी सुविधाओं को मुहैया कराना है जिससे कि अपराधियों पर नियंत्रण रख सके, उनको डायरेक्शन देना। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएमएसपी का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी किया और स्पष्टता के साथ कहा कि सख्ती से पेश आई। तो सरकार की मंशा देखिए स्पष्ट। और ये जो घटनाएं घटती है ना, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार पूरी तरह से इसमें सतर्क है और पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। हाँ, ये अब जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है कि उस काम को अंजाम। आज करीब 7,000 मेगावाट की आप खपत करते हैं। 2005 में तो 400 मेगावाट होता ही था। और इस बार देखिए कि बिहार ऐसा एक राज्य है जहां कहलगांव भागलपुर में है 2400 मेगावाट का फिर नया बन रहा है, 21,000 करोड़। तो भाई मैं इस बात के लिए बता रहा हूँ, देखिए बिहार पीछे है तो बिहार आगे आएगा तो ना देश भी आगे रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने एक और घोषणा क्या किया है, आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, रेडियो में सुनते होंगे कि वह भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। जब 100 साल हो जाएगा भारत को आजाद हुए 2047 में, तो कहीं कहीं विकसित राष्ट्र बनेगा। अगर मतलब क्या है सर? तो विकसित राष्ट्र का मतलब होता है कि जितनी तरह की सुविधाएं हैं, रोड इस प्रकार की हो कि अब बेरोक टोक पे जा सके, बिजली कभी कटे नहीं, पेयजल की कई व्यवस्था की ऐसा पानी पीजिए कोई बीमारी ना हो, सिंचाई की ऐसी सुविधा हो कि जो भी सिंचाई का पानी उपलब्ध है उस समय पर मिल जाए। अब नहर है तो टेल तक भी पानी पहुंच जाए। स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ये तो बीमार ना पड़े, अब बीमार पड़े तो जब जाए तो इलाज उसका ठीक से हो। शिक्षा किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ना चाहे तो पैसा उसमें बाधा न। ये सारी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का काम है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि जब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं होगा तब तक खुशहाली आएगी। बताइए, खुशहाली आने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी बढ़े। आज देखिए हमारा जो बिहार है, प्रति व्यक्ति हर एक व्यक्ति की आय जब हम बोलते हैं तो साल भर की 54,000 रुपया है, सिर्फ 54,000। अगर आप देखिएगा दिनारा का तो यहाँ मुश्किल से 30,000 होगा, मतलब 2,500 का महीना है। और देश में देखिए तो 1,82,000, तो देश है 1,82,000, अब बिहार में है 54,000 और दिनारा में 30,000। अब जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बनना है, तब विकसित भारत तो तभी बनेगा जब विकसित बिहार बनेगा। अब विकसित भारत का मतलब है कि देश में प्रति व्यक्ति आय जो भी 1,82,000 15 लाख रुपये हो, माने महीना में 1.25 लाख सब परिवार की कमाई, एक प्रति व्यक्ति परिवार में प्रति व्यक्ति। अब जरा सोचिए कि 54,000 है अभी, एकरा करना है
15 लाख माने प्रति व्यक्ति आय बिहार में 30 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जब भारत विकसित राष्ट्र होगा, तब बिहार में जाकर विकसित राष्ट्र बन पाएगा। उसे भाई एक सोच लीजिए कि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, पहले के जमाने में अपने देश में लोग 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल होते हो तो दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। जो औसत आयु थी वो 30 साल से भी कम। आज की तारीख में 71 साल है औसत में बोलते हैं। अब ये जो विकसित भारत बनेगा, औसत आयु 84 साल, कहता है 84 जोनी तो अलग है, लेकिन 84 साल एवरेज मतलब क्या होगा, बहुत लोग 100 साल से भी ज्यादा। तो 84 साल कैसे होगा, जब स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी, लोगों को भोजन की उस प्रकार की व्यवस्था होगी, रहन सहन इस प्रकार का होगा। तो ये सरकार की सोच है कि भाई हम इस प्रकार की व्यवस्था करें। और सबसे बड़ी जो सोच है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, यही विकसित भारत का मतलब है कि भारत के किसी गांव में कोई गरीब नहीं रहे। गरीब नहीं रहने का मतलब नहीं गरीब को भगा दिया, बल्कि गरीबी से ऊपर आने के लिए, एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए जितनी उसकी आमदनी प्रति महीने होनी चाहिए, उतना प्रत्येक गांव में रहने वाले व्यक्ति का होना। तो ये जो संकल्प है इसमें ये है कि भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार में विकसित राष्ट्र बनेगा। बिहार में विकसित राष्ट्र तब होगा जब आपका दिनारा भी विकसित जो है नगर पंचायत होगा। ये है संकल्प। तो कैसे होगा, इसके लिए जरूरी है कि जो भी उत्पादन होता है, अब कृषि का उत्पादन उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको उद्योग धंधे वो लगाना पड़ेगा, तभी ना। आखिर आपके पॉकेट में पैसा कहाँ से है, कोई पेड़ को भी बनाने की तोड़ लीजिएगा उससे। तो ये देखिए कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो है इसकी संभावना है। 23 साल का समय बचा है, 2024 है, 2047 में तक होना। तो हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का भी दायित्व है। अगर देखिए आप गड्ढे में गिरे हुए, अब कोई आपको गड्ढा से ऊपर करने के लिए अगर रस्सी डालता है और आप हाथ बांध करके बैठे रहिएगा तो ऊपर जाइएगा। जब वो रस्सी डालेगा तो आपको पकड़ करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये प्रयास आपको भी करना है, ये केंद्र सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसके सहभागी बने, उसमें लगे और अपनी तरफ से ऐसी गुंजाइश ना छोड़े कि आप पीछे रहें। और आगे आने वाले समय में बहुत अवसर आने और हम सब लोगों को तैयार रहना है। और इसमें जरूरी है कि समाज में किसी प्रकार का तनाव जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर नहीं होना चाहिए। जब सब में आपसी भाईचारा रहेगा, सामाजिक सद्भाव रहेगा, प्रेम रहेगा, तो सब मिलकर के रहेंगे और जो विकास करना चाहते हैं विकास होगा। आप देखते हैं कहीं जातीय तनाव हो जाए, कहीं सांप्रदायिक तनाव हो जाए तो कैसा माहौल हो जाता है, किस प्रकार का तनाव आपस में हो जाता है। तो उससे हम सब लोगों को बचना चाहिए और सब हम लोग मिलकर के काम करेंगे। तो केंद्र में भी आपकी सरकार ने समय कहा, राज्य में भी आपकी सरकार, और आपको चुपचाप नहीं रहना है। अगर कुछ नहीं होता है तो अपनी बात को उठाना पड़ेगा। ये मत समझिए कि अरे साहब ये संभव नहीं, जी नहीं। सरकारी जो दफ्तर है उसने नहीं खोला गया कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दिया जाए और आराम से हो रहा है और लोगों को तंग करें, जी नहीं। उस सेवा का कार्यालय है और वहां लोगों को तनख्वाह दिया जाता है कि जनता जब जाए तो उससे ठीक से मिलिए, उनका सुनिए, उनका काम करिए जो सही काम है। और अगर आप नहीं करिएगा तो आपको उस दफ्तर में रहने का कोई अधिकार। जब सरकार में है, हम लोग थे ना 2005 से 2010 बोल रहे थे, किसी की हिम्मत थी? ये देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में ताकत आपके पास है। आप चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री, उनके पास ताकत है।
उनकी मदद करने के लिए सारे दफ्तर खोले। तो मालिक आप हो और आप जिसको जिसको मैनेजर बना दिए हैं वही मालिक बन गए, तो गलती हमारी है ना, गलती हमारी है कि हम बनाए मैनेजर, वो बन गया मालिक। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको भी बराबर टोकारा लगाना पड़ेगा। करे बताइए, सिर्फ इससे नहीं होगा। कह रहे सर जाते हैं तो सही बात है, इस बात को उठाना पड़ता है और सब लोग जानते हैं, इस बात को रख रहे हैं। जितने हमारे लोग हैं इनको 3 ही 4 ऑफिस से काम करता है और वहां का व्यवस्था ठीक कर जाएगा जो संभव है। वैसे बताइए कितने युवा हैं, सब लोग नहीं चाहते हैं जी, नहीं मिलता, आज इसको मिल गया वो नहीं चलता है। सख्ती करना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा बाद, ऐसा नहीं होता है। सख्ती जरूरी होता है प्रशासन, तो वो भी करना पड़ेगा और वो किया भी जाए। लेकिन हम सिर्फ आपसे ये बोलते कि आप भी अपने जितने अधिकार आपको सरकार ने दिए हैं उसके प्रति सतर्क